हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रम है और आरएमसी का जो एग्ज़ाम है 4 जुलाई को है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में जनरल स्टडीज़ के वीडियोस लेकर मैं आपके साथ अब रहूँगा। जनरल स्टडीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारा पोर्शन आपके एग्ज़ाम में इससे आना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक से वहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। जनरल स्टडीज़ जो है ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमेशा इम्पोर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में आपके रहते हैं। जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स एग्जाम में आने हैं जिससे आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर बनेगा वो पॉलिटी है। पॉलिटी में मेनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान बना कैसे, कितना समय इसको बनने में लगा और वो कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा है बट आपके सिलेबस में इसको लिमिट रखा गया है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। तो आपके लिए जो पॉलिटी का जो सिलेबस है वो रहेगा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडीज़ जो है, शेड्यूल्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके साथ साथ जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो इन क्लासेस में हम इनको भी बारी बारी पढ़ेंगे। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़ में ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जैसा आपको सिलेबस में गिवन है यूनिवर्स चैप्टर आपको गिवन है, बट पिछले कुछ समय से ज़्यादा क्वेश्चन यूनिवर्स चैप्टर से आपके बन नहीं रहे हैं। उसका कारण ये होता है कि लगातार यूनिवर्स में नई नई आपके डिस्कवरीज, नए इन्वेंशंस आपके होते रहते हैं जिनको एक रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल रहता है। तो कोई अगर यूनिवर्स से आप क्वेश्चन बनता हुआ देखेंगे भी तो बहुत जनरल क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसे जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सन है वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है, कौन सा नया जो हमने कोई यान सैटेलाइट्स हमने कोई स्पेस में आपको छोड़ा है, फ्लाई बाय क्या होते हैं, लैंड रोवर क्या होते हैं, ठीक है। सो इससे आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका टॉपिक है वो अर्थ है, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जिस तरह जो अर्थ जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। इनके प्रॉपर्टीज क्या है, कैसी कैसी रॉक्स इसमें पाई जाती है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके अर्थ का जो सरफेस है उसको जो शेप देने में कौन कौन से एजेंट आप पे काम करते हैं वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अर्थ का जो आउटर सरफेस है उसको जो एजेंट्स आपका शेप करते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, सी वेव्स आपका हो गया, आपके ग्लेशियर्स आपके हो गए। ये वो सारे के सारे एजेंट्स हैं जो अर्थ के अपर सरफेस को आपका शेप करते हैं। इसके अलावा वोल्केनिज्म भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। वोल्केनिज्म से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं। वोल्केनेशन का जो प्रोसेस है वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो डिफरेंट वोल्केनोज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ पर वोल्केनोज पाए जाते हैं, कौन सा वोल्केनो किस कंट्री में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ज्योग्राफी का जो अगला पार्ट है इसको हम इंडियन ज्योग्राफी हम कहते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपका जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, वो पहले तो है इंडिया का इंट्रोडक्शन, यानी कि इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल वैल्यूज क्या है आपकी इंडिया की, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया का वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लाइमेटोलॉजी से इंडियन क्लाइमेटोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडियन एग्रीकल्चर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेसिकली जितने भी इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट लेवल ज़्यादा हाई आपका नहीं रहेगा। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आपसे पूछ सकता है कि ब्रॉड गेज क्या है, नैरो गेज क्या है, कौन कौन सी ट्रेन्स कहाँ कहाँ आपकी चलती हैं, आपके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो डिफरेंट आपके रेलवे जोन्स में आपका रेलवे डिवाइडेड है इंडिया में। इंडिया 18 जोन्स में आपका डिवाइडेड है और 18 जोन्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्टेशन से देखने को मिल सकते हैं। या ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि हाल ही में भारत ने या BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने भारत में विश्व में सबसे ऊंची सड़क आपकी बनाई है लेह में, ठीक है, जो पेंगोंग झील तक आपका जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड हाल ही में किसने बनाया है, कहाँ पर है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जहाँ तक क्लाइमेटोलॉजी की आपकी बात है तो मॉनसून का बड़ा फैक्टर रहता है इंडिया में। जो डिफरेंट आपके क्लाइमेट्स हैं इंडिया में, क्लाइमेटिक जोन्स हैं आपके इंडिया में, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
एग्रीकल्चर और क्लाइमेट के अलावा एक इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक इसमें बचता है वो है आपके फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, इन सभी को हमने पढ़ना है। इसके साथ साथ इन वेजिटेशन में जो एक सर्टेन टाइप के प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ जो कैक्टस है वो कौन से आपकी वेजिटेशन का प्लांट है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वेजिटेशन से देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन, जिसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में से इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यूनिवर्स और वोल्केनिज्म जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के कौन से पार्ट में कौन कौन सा लैंडस्केप है, जैसे नॉर्थ में माउंटेन है, और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, सेंटर में आपका सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, उसके बाद डेक्कन आपका प्लेट्यू है, ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, हिमालय जो माउंटेन का क्लासिफिकेशन है, रिवर्स हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इंडियन फिजियोलॉजी से आपके या फिर इंडियन फिजियोग्राफी से आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी बड़े पार्ट्स में ये डिवाइडेड है आपका। अगर हम बेसिक सेक्शन बनाए हिस्ट्री के तो मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न 3 सेक्शन आपके बनते हैं, पर इसमें एक अदर सेक्शन भी होता है, उसको हम आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। आर्ट एंड कल्चर से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जहां तक हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, इसके बाद जितने भी आपके राजा वगैरह हैं वो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो रिलीजियस सेक्शन है स्टडी का, आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म और आपके जो और भी जो अलग अलग सेक्ट आपके इस समय आपके बने थे रिलीजन के, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जहां तक मेडिवल की हम बात करें तो मेडिवल में मुगल्स काफी इंपॉर्टेंट है। मुगल्स और दिल्ली सल्तनत से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मुगल और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, वो है सूफिज्म। तो इंडिया में सूफी संत बहुत सारे आपके रहते हैं, अलग अलग टाइम पे सूफी संत इंडिया में आपके आए हैं। ठीक है, किस समय आपके आए हैं, इनका खानकाह कहाँ है। खानकाह होता है जहां पर इनका रेस्टिंग प्लेस होता है। जैसे आप देखते हैं ना, मजार वगैरह होती है सड़कों के साइड में, या दरगाहों पर आप जाते हैं पूजा करने के लिए, माथा टेकने के लिए, ये इनको क्या कहते हैं, खानकाह कहते हैं। तो खानकाह जैसे जो आपके ऋषि मुनि हैं वो आश्रम में रहते थे, तो ऐसे ये सूफी संत खानकाह में रहा करते थे। तो आपसे पूछा सकता है कि निजामुद्दीन औलिया का खानकाह कहाँ है, ठीक है, अजमेर शरीफ किसका खानकाह है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और एक और नया ट्रेंड में जो क्वेश्चन है कि कौन किसका समकालीन था, यानी कि एक ही टाइम पीरियड के व्यक्ति थे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर के समकालीन, ठीक है, जो उनके टाइम के पोएट कौन थे, या तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के टाइम पीरियड में आपके रहा करते थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। जहां तक इंडियन रिलीजन की आपकी बात है तो डिफरेंट सेक्शन जो है, आजीवक सेक्शन क्या है, ठीक है, शैव्स क्या है, आपके वैष्णव्स क्या है, कौन कौन से आपके रिलीजियस थॉट हैं जो इससे प्रिवेल करते थे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जहाँ तक हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो कमेंसमेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेड इन इंडिया, जो भारत में जो यूरोपियन कॉमर्स आपका स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी आपके सोशल अपराइजिंग थी, कल्चरल अपराइजिंग थी, छोटे छोटे आपके आंदोलन थे, जैसे आपका कूका विद्रोह था आपका, जो छोटे छोटे आपके अपराइजिंग थे विद्रोह के रूप में, कूका आपका विद्रोह है, मुंडा आपका विद्रोह है, कोल आपका विद्रोह है, संथाल आपका विद्रोह है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेशनल मूवमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमें नेशनल मूवमेंट से देखने को मिले हैं उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो गांधी जी के इम्पोर्टेंस पर आधारित है कि हाउ गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इस चीज़ को बेस बनाकर हमने सारी चीज़ें आपकी पढ़नी है और यहाँ से भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट आपके काउंसिल्स और संघ जो आपके बनाए गए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पर, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडर्निस्ट थे, ठीक है, और आपके लिबरल जो आपके मॉडरेट्स आपके थे, गांधीयन एज में जितने भी आपके संगठन बने हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बनी है, उसको भी हमने पढ़ना है। इसके साथ साथ कांग्रेस के सेशन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। कांग्रेस के सेशन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, हु वाज द फर्स्ट वुमेन
कांग्रेस हेड, कांग्रेस प्रेसिडेंट, सो ये थी आपकी एनी बेसेंट। नाउ एनी बेसेंट पहली वुमेन कांग्रेस हेड थी, लेकिन कौन से सेशन में बनाई गई थी? तो 1917 का जो कांग्रेस का सेशन था उसमें इनको बनाया गया था। नाउ इंडियन वुमेन कौन थी पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट? ये सरोजनी नायडू थी, और 1925 के कानपुर के सेशन में इनको हेड बनाया गया था। नाउ गांधी जी कभी भी कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, गांधी जी अलग थे, कांग्रेस अलग थी, बट गांधी जी भी कांग्रेस का क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। तो कौन से सेशन में आपके बने थे? तो 1924 में बेलगांव कांग्रेस सेशन में क्या बने थे आपके? गांधी जी कांग्रेस के हेड बने थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, जो गवर्नर और वाइसरॉयज हैं आपके इंडिया में, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे पहली ट्रेन भारत में किस वाइसरॉय ने आपकी चलाई थी, किसने भारत में पुलिस डिपार्टमेंट बनाया था, किसने भारत में यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया था, इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में कौन लेकर आया था, और किसने आपकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को आपका खींचा था, डिवीजन ऑफ बंगाल किसने किया था, आपका टेलीग्राफ सेवा किसने भारत में स्टार्ट की थी, ठीक है, एल्बर्ट बिल कौन लेकर आया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके हिस्ट्री में गवर्नर से आपके पूछे जा सकते हैं। तो इन सबको हम करेंगे क्लास में। बड़ा अच्छा मैं आपके लिए सिलेबस बनाकर लाया हूँ, इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ जब टॉपिक हम कर रहे होंगे तो अगर कोई प्रीवियस पेपर में उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है तो उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ जब जैसे ही हमारा एक टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है, तो सब्जेक्ट कोई ख़त्म हो जाता है, तो उसमें उसका एक मॉक टेस्ट हम लेकर आएंगे। मॉक टेस्ट के थ्रू हम क्वेश्चन आंसर का एक लाइव सेशन आपका कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये जनरल आपका डिस्क्रिप्शन था आपके सिलेबस के बारे में, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और इस क्लास में हम सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर कर चलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने कहा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम स्टार्ट करें पहला, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला आपका चैप्टर है वो इंडिया के बारे में है। चैप्टर कहता है कि इंडिया का मतलब है, आपके जो सिलेबस में गिवन है उसका मतलब क्या है कि इंडिया का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आपके सामने इंडिया का मैप है। एक चीज़ और ध्यान रखें, ज्योग्राफी जब आप पढ़ें तो साथ में एटलस लेकर रखें। विदाउट एटलस आप ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल टर्म्स को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, तो एटलस साथ में रखें। एटलस साथ में रखेंगे तो आपको हेल्प मिलती रहेगी मैप्स वगैरह देखने में, और आपको चीज़ें और ढंग से याद हो जाएंगी। क्योंकि एक तो आप लिख लोगे, जैसे मैं आप कॉपी साथ लेकर बैठना, जो मैं आप बताता रहूँगा आप उसको लिखते रहना, लिखते भी रहोगे, मैप में देखते रहोगे, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे ढंग से याद होंगी और पढ़ने में भी मज़ा आता है। ठीक है, एटलस में आपको मैप्स वगैरह दिखेंगे, आपको दिखेगा कि उत्तराखंड कहाँ है, हिमाचल कहाँ है, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा ज्योग्राफी में। तो आपने क्या करना है, जब भी ये क्लास आपकी चलेगी और जब भी ज्योग्राफी की क्लास आपकी चलेगी, तो कॉपी और एटलस एक साथ आपने रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी आज। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंडिया की आउटलाइन बाउंड्रीज हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में आपके प्रीवियस पेपर्स में यहाँ से आते हुए क्वेश्चन देखे हैं, तो उसी बेस पर मैं आपके लिए आज की क्लास लाया हूँ। जो सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है आपका इंडिया का, ये 37 डिग्री 6 मिनट पर आपका सिचुएटेड है। पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो, ये होती है आपकी अर्थ, है ना, और अर्थ में ये खींचा होता है इक्वेटर, है ना। 0 डिग्री इक्वेटर क्या है, अर्थ के सेंटर से जाता है। अब ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को नॉर्थ और साउथ में बांटता है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि नॉर्थ में एग्जिस्ट करते हैं हम, इंडिया। तो इंडिया कहाँ है, इक्वेटर के आधार पर नॉर्थ में है। और अगर मैं कहूँ ये जो लाइन होती है बीच में, जैसी एक लाइन यहाँ पर है वैसी एक लाइन बीच में है, ये भी कहाँ पर है, 0 डिग्री पर है। तो ये 0 डिग्री लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या इंटरनेशनल टाइम लाइन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको कहा जाता है। ये अर्थ को आपके वेस्ट और ईस्ट में बांटता है, यानी कि इस लाइन के इधर क्या है, ईस्ट है, और इस लाइन से इधर क्या है, वेस्ट है। आपने बहुत बार सुना ना वेस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब क्या है, ऐसी कंट्री जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में है, और हम लोग कहाँ हैं, ईस्ट में है ना। तो इंडिया की लोकेशन क्या हो गई, देखो, नॉर्थ
और ईस्ट। तो इंडिया जो हमारे ग्लोब पर या अर्थ में कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल बाउंड्रीज हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर आपका स्थित है, और इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं इसको? इंदिरा कॉल कहते हैं। ये इंडिया का क्या है? नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। उसके बाद आपका ईस्ट की हम बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट्स पर इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट है। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। और अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलना है, आप क्या बोलना है? अब इसको बोलना है आपने लद्दाख। ठीक है, ये सियाचिन पर आपका है, ये ऐसे टी पॉइंट पर है। ये इंदिरा कॉल है ऐसे टी पॉइंट पे। इधर जो है पाकिस्तान है, इधर चाइना है और इधर हम लोग हैं। ठीक है, और हम का क्या मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर है सियाचिन। तो इंदिरा कॉल कहाँ पर है? आपका सियाचिन में है। ठीक है, उसके बाद जो ईस्ट मोस्टर्न पॉइंट है आपका वो है आपका किविधु। इसको हम किविधु भी पढ़ते हैं और इसको हम किविथु भी पढ़ते हैं। ठीक है, किविधु भी पढ़ते हैं, किविधु भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम इसको वलोंग टाउन भी पढ़ते हैं। वलोंग टाउन भी इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, वलोंग टाउन के साथ साथ इसको विजयनगर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंडिया का, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ईस्टर्न आपका पॉइंट है और इसको किविधु, किविथु, वलोंग टाउन या विजयनगर का नाम भी आपका दिया जाता है। क्लियर हो गया? सदर्न मोस्ट पॉइंट की हम बात करें तो देखो इंडिया के दो सदर्न मोस्ट आपके पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका इंडिया की मेनलैंड पर है और दूसरा पॉइंट कहाँ है आपका? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में जो सदर्न पॉइंट है ये इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है और ये 6 डिग्री 4 मिनट्स पर आपका होता है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है एंड इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन अंडमान एंड निकोबार। और अगर ज्यादा टफ बना दे क्वेश्चन तो पूछ लेगा कि इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के कौन से आइलैंड में है। तो कौन सा आइलैंड है बेटा? ये है आपका ग्रेट निकोबार। कौन सा आइलैंड होगा? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है आपका क्या? इंदिरा पॉइंट, जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। तो 8 डिग्री 4 मिनट पर जो इंडिया का मेन लैंड है उसका सबसे जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसको आप कहते हो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भी आपने पढ़ा है और साथ के साथ एक और चीज इसमें लिखा रहता है केप कैमोरिन। अगर कन्याकुमारी नहीं है तो वो क्या बोलता है? केप कैमोरिन। तो केप कैमोरिन क्या है? कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम है। केप पर कन्याकुमारी बसा है। केप कैमोरिन पर क्या बसा है? कन्याकुमारी। नाउ केप किसको कहते हैं? अब देखो, मान लो कोई ना ऐसी लैंड है, ठीक है, और उसका कोई ऐसा हिस्सा बाहर को निकला हो ऐसे, तो इसको हम केप कहते हैं। ये जो ऐसा है ना ट्रायंगुलर शेप, इसको हम क्या कहते हैं? केप कहते हैं। तो इंडिया के एंड में भी ना ऐसे ही यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है थोड़ा सा, इसको कहते हैं हम केप कैमोरिन, और यहीं पर क्या बसा है? कन्याकुमारी बसा है। ठीक है, यहीं पर क्या बसा है आपका? कन्याकुमारी बसा है। तो कन्याकुमारी कहाँ बसा है? केप कैमोरिन पर। ये इंडिया का कौन सा पॉइंट है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का, मेन लैंड का। वैसे कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसको। इंदिरा पॉइंट के साथ साथ इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है इसको। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। साथ साथ इसको लहीचिंग। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? आपके इंदिरा पॉइंट के नाम है। और जो मेन लैंड पर आपका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कन्याकुमारी है। इसको आप केप कैमोरिन भी कहते हैं। वेस्ट में आ जाए तो वेस्ट में सबसे तो वेस्टर्न पॉइंट जो है ये कहाँ पर है? कच्छ में है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है कच्छ। और कच्छ साथ के साथ भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, कच्छ में आपका जो जगह है उसका नाम है गौर माता। ठीक है,
कच्छ में जो इंडिया का सबसे वेस्टर्न आपका पॉइंट है, इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में। उसका नाम क्या है? गौर माता। बहुत सारे सोर्सेज में आप इसको गुहार मोती भी देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज में आप इसको गुहार मोती भी देखेंगे। गौर माता ही क्या है? आपका गुहार मोती है, ठीक है। सो ये इंडिया का क्या है? आपका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल क्या है? आपका डिस्क्रिप्शन है। अगर हम बात करें तो इंदिरा कॉल से लेकर जो आपका केप कैमोरिन है, यहाँ तक जो इंडिया की दूरी है ये 3214 किलोमीटर्स है, ठीक है। यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर्स है। और गौर माता से लेकर किविधु तक जो इंडिया की दूरी है वो 2933 किलोमीटर्स है, ठीक है। क्लियर हो गया? नॉर्थ से लेके साउथ तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर्स है। और साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट तक की दूरी कितनी है आपकी? 2933 किलोमीटर्स है, ठीक है। इसके साथ हम बात करें तो अगर हम इंडिया के टोटल एरिया की बात करें, ये डिटेल लिखते रहना साथ साथ, ऐसा लिखना नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर्स, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर्स। और ज़्यादा डिस्क्राइब करना हो तो कैसे लिखना? पहले लिखना 68 डिग्री 7 मिनट्स टू, इसके नीचे लिखना गौर माता, ठीक है, टू 97 डिग्रीज 25 मिनट, इसके नीचे लिखना किविधु, और फिर यहाँ पे डिस्टेंस लिखना 2933 किलोमीटर्स। या सिंपल अगर इंडिया का डायग्राम नहीं बनता है तो सीधे ऐसे प्लस बनाओ, ऐसे वाला। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ पे लिख लो 2933 किलोमीटर्स और यहाँ लिख लो 3214 किलोमीटर। जैसा आपको पढ़ने में आसान लगता है वैसे। अगर आपने मैप बनाना तो मैप भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बात करते हैं एरिया की, बात करते हैं एरिया की। तो टोटल एरिया जो है इंडिया का दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर क्या है? इंडिया का टोटल एरिया है, ठीक है। अब और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है कि इंडिया में देखो, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको लिख लेना पहले, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। एरिया कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। देखो हमारे जो अर्थ है ना, हमारे जो अर्थ है उस पर जो सन रेज है ना वो डायरेक्ट नहीं पड़ती सब जगह, ठीक है। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री क्या है? टिल्ट है अपने एक्सेस पर। तो जो सन की रेज है ना वो हमारी अर्थ पर हर जगह डायरेक्ट नहीं पड़ती। अगर सन की रेज पोल पे डायरेक्ट पड़ती तो सारा का सारा पोल पिघल जाता, राइट? बर्फ है पोल में। तो सन की रोशनी जो है अर्थ में जिस हिस्से पर डायरेक्ट पड़ती है उसमें हमने क्या करा? इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर ली, काल्पनिक रेखाएं बना ली, इमेजिनरी लाइंस आपकी ड्रॉ कर ली ना। ये जो तीन लाइनें हैं इनको हम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो तीन लाइंस हैं आपकी, जो नॉर्थ वाली जो आपकी लाइन है इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, सेंटर वाली लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं और साउथ वाली लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ इंडिया से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, इंडिया से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से गुजरता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने इंडियन स्टेट को पास करता है या क्रॉस करता है। नाउ इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा, बहुत इजी शॉर्टकट है और इसको ऐसे अगर आप याद रखोगे तो बड़ी इजीली आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डिकोड कर सकते हो, ठीक है। पहले तो ये समझ में आया, ये दोबारा समझाता हूं। सन की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर पूरी जगह सीधा नहीं पड़ता है, ठीक है। सन की रोशनी जिन जगह पर सीधी पड़ती है उनको हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस में बांध लिया है, बना लिया है, और ऐसी इमेजिनरी लाइंस को
हम ईस्ट वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कहाँ पर होती है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और दूसरी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री का होती है, साउथ में होती है। ठीक है, तो इंडिया से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास करता है, यानी कि इंडिया साल में एक बार कभी भी सन की सीधी रोशनी प्राप्त करता है। इसका मतलब इस तरह समझ लो, है ना। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 8 इंडियन स्टेट से पास करता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कितने स्टेट से पास करता है? आपके 8 इंडियन स्टेट से पास करता है। सारे शॉर्टकट सिखा दूंगा, सब याद हो जाएगा आपको एक बारी में ही। शॉर्टकट याद हो जाएगा तो ये सब याद हो जाएंगे आपको। अब देखो इंडियन स्टेट, अगर मैं बात करूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने इंडियन स्टेट से पार करता है, तो इसका आंसर है 8 स्टेट्स। ठीक है, 8 स्टेट से क्या पार करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार करता है। अब इसका शॉर्टकट क्या है? देखो हिंदी में है शॉर्टकट, पर आप बड़ा ध्यान से इसको याद कर सकते हो। अब इसको एक कहानी में देखो, है ना। आप अपने दोस्त से घर गए, टॉम सॉयर था ना, याद है आपको? उसके मदर ने उसको बहुत सारे चोर्स दिए थे, तो उसके घर उसके दोस्त जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि देखो ये चोर्स को करने में कितना मजा आ रहा है, और अपने सारे के सारे चोर्स को अपने दोस्तों से करवाता है ना। अब सोचो कि आपका ऐसा कोई फ्रेंड है, आप उसके घर गए हो और आप देखते हो कि आपका दोस्त जो आपकी उसकी मदर ने उसको काम दिया है सफाई का, तो उसने क्या किया हुआ है? उसने अपने कंधे पर एक साफ करने वाला कपड़ा रखा हुआ, उसे कहते हैं गमछा। आपने देखा है ना कि लोगों के कंधों पर एक कपड़ा रहता है, उसे कहते हैं गमछा, और दूसरे हाथ में क्या है? झाड़ू है, यानी गमछे से वो डस्टिंग करेगा और उसका जो डस्ट आएगी उसमें क्या लगाएगा? झाड़ू लगाएगा, है ना। तो आपका वो क्या है? मित्र, फ्रेंड है, और उसके कंधे पर क्या है? मित्र पर गमछा झाड़ू। आपके मित्र के कंधे पर क्या है? गमछा और झाड़ू है। याद रखना इसको, बड़े इजीली इसको डिकोड करते हैं। देखो मी से हो जाता है मिजोरम, है ना, हिंदी में भी लिख लो ताकि ज्यादा आसानी रहे समझने में। त्रा से हो जाता है त्रिपुरा, त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा। पा से हो जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेस्ट बंगाल कहते हैं। आर से हो जाएगा, इजी है ना, राजस्थान। जी से हो जाएगा गुजरात। एम से हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़। ठीक है, और झा से क्या हो जाएगा? झारखंड। और हम जानते हैं कि डा नाम से कोई स्टेट है नहीं हमारे यहां, तो डा क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। ठीक है, देखो बहुत इजीली आप इसको डिकोड कर सकते हो, और ये क्वेश्चन ना आपको आता है। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन क्या पूछता हूं मैं कि अच्छा, मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है फाइंड द ऑड वन आउट। गिवन में से आपको ऑड वन आउट करना है। आपके पास 4 चॉइसेस हैं। एग्जांपल से यार समझ में आता है, देखो अभी आपको कितना अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको 4 स्टेट दे रहा हूं। अब देखो आपने इसमें से ऑड वन आउट छांटना है, तो आप बताओ जरा कि इन स्टेट में से कौन सा ऑड वन आउट होगा। अब क्योंकि हम ऊपर अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिलेटेड काम कर कर आए हैं, तो हमको मालूम है कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर स्टेट्स गिवन है। इसका मतलब अगर मुझे फाइंड द ऑड वन आउट करना है, तो मतलब ये क्वेश्चन किस पर है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से है। तो मतलब वो पूछ रहा है कि इनमें से किस स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। तो देखो हमने इस कोड में जाना है, सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने बनाया उस पर जाना है। तो मिजोरम क्या कोड में आता है? बिल्कुल आता है। क्या एमपी कोड में आता है? तो बिल्कुल आता है एमपी कोड में। क्या यूपी कोड में आता है? तो यूपी कोड में नहीं आता। गुजरात कोड में आता है? तो गुजरात कोड में आता है। तो कौन सा ऑड वन हो जाएगा इसमें? यूपी ऑड वन हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से आपका गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है, और इसका शॉर्टकट है याद करने के लिए मित्र पर गमछा झाड़ू। ये काम करता है हर टाइम, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन इससे बनेगा ये हर टाइम हर क्वेश्चन पे काम करेगा। तो ये छोटे छोटे से आपके जो ये फॉर्मूलेज हैं, है ना, ये आपको लंबे समय तक चीजें याद रखने में हेल्प करते हैं। अब आपको ये स्टेट याद नहीं रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और सारा चीज आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग घड़ी देखो अपनी, है ना, जो भी आपके कमरे में लगी है वॉच, और आपकी वॉच एक समय आपका बता रही है ना। जो वॉच आपका समय बता रही है, जो वॉच आपका समय बता रही है उसको हम क्या कहेंगे, वो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो इस समय आपने वॉच पहनी है कि आपके वॉल में जो वॉच लगी है, अगर आप उसको देखो उसमें जो भी टाइम हो रहा है वो क्या है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। हिंदी में इसको हम कहते हैं मानक समय। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मानक समय। नाउ ये स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कहां से निकाला जाता है, थोड़ा सा इसको समझाता हूं आपको। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो ये होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में बांटता है। यही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जहां से आप अर्थ का टाइम निकालते हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई एलियन आ गया आपकी कंट्री में, या एलियन आपके देश में आ गया और आपसे आपके पूछता है कितना टाइम हो रहा है आपकी पृथ्वी में, तो आप कौन सी घड़ी का टाइम बताओगे, अपनी वॉच का नहीं, जो वॉच यहां पर है। और इस लाइन को आप क्या कहते हो, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, ग्रीनविच जो लाइन है ये कहां पर है, ये ग्रीनविच लेबोरेटरी है। ये कहां पर है, लंदन में है आपकी ग्रीनविच लेबोरेटरी, जहां से ये लाइन गुजरती है। तो उस घड़ी में, उस लेबोरेटरी की घड़ी में जो आपका समय हो रहा है वही क्या होता है, पूरे के पूरे पृथ्वी का समय होता है। लेकिन हम अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर, ये लाइन क्या है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ना ऐसे होते हैं, वो सीधे नहीं होते, पैरेलल नहीं होते, वो पोल्स पे जिस पॉइंट से शुरू होते हैं ना, वो उसी पॉइंट पे साउथ वाले पोल में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, वो जिस पॉइंट में नॉर्थ पोल से शुरू होंगे उसी पॉइंट में साउथ पोल में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नाउ ये जो लॉन्गिट्यूड खींचे गए हैं ना, लॉन्गिट्यूड की नंबर कितना होगा, देखो ये अर्थ क्या है, एक सर्कल है, और एक सर्कल कितने डिग्रीज का होता है, 360। तो कितने नंबर लॉन्गिट्यूड होंगे, 360 होंगे। कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे, 360 लॉन्गिट्यूड्स होंगे। अब इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स में टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे करते हैं, अब अर्थ जो है अगर एक रोटेशन अपना कर लेगी तो कितना डिग्रीज घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी ना। अब अर्थ अपना एक रोटेशन कितने आवर्स में पूरा करती है, 24 आवर्स में पूरा करती है। तो एक आवर में अर्थ कितने डिग्री रोटेट करेगी, अगर मुझे ये निकालना है, मैं 24 से सीधा 360 को डिवाइड कर दूंगा और आंसर आ जाएगा 15। यानी कि एक घंटे में जो अर्थ है वो 0 डिग्री से कहां पहुंच जाती है, 15 डिग्रीज पर पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर 15 डिग्री पर सूर्य चमक रहा है तो एक घंटे बाद सूर्य कहां पहुंच जाएगा, 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा। क्लियर है इतना। नाउ दोबारा समझाता हूं, ये चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, बिल्कुल समय लेंगे और इसको ढंग से समझेंगे। ठीक है, हम बात किसी कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने क्या समझा कि जो समय अभी आपकी घड़ी में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे आप, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप डिफरेंट क्वेश्चन में सुनेंगे कि भारत का टाइम ग्रीनविच टाइम से कितने आवर्स आगे है, कितने घंटे आगे है, और आंसर होगा 5.5 घंटे, 5.5 आवर्स आपका टाइम आगे होगा, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया हमने, इसको हमने निकाला कैसे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो
मानक समय जो है वो या स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहीं का भी निकाला जाता है उस देश के ऊपर से, उस कंट्री के ऊपर से गुजरने वाले किसी लॉन्गिट्यूड से। यानी कि इनमें से ही कोई एक लॉन्गिट्यूड जो होगा जिनका नंबर कितना है 360 है, इन 360 में से एक कोई लॉन्गिट्यूड है जो हमारी कंट्री का क्या है स्टैंडर्ड टाइम है। अब इसको निकालते कैसे हैं? हमने ये पढ़ा कि अर्थ का एक रोटेशन अर्थ कितने डिग्रीज का है? 360 डिग्रीज का है। अर्थ 360 डिग्रीज कितने देर में जाती है? 24 आवर्स में जाती है। यानी कि 1 घंटे में अर्थ कितने चल जाती होगी? 24 से 60 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 15 डिग्रीज। यानी कि 1 आवर में अर्थ 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। समझ आ गया? इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री से 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड जो है उसके बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है? 1 आवर का डिफरेंस है। समझ में आ गया? 0 डिग्री से 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसमें कितने घंटे का डिफरेंस है? 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 आवर का डिफरेंस है। उसी तरह इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है जहां से हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं ये है 82.5 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। और ये कहां पर है? ईस्ट में है। मैंने पढ़ाया था ना कि हम लोग कहां पर है, हम नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये लॉन्गिट्यूड भी कहां पर होगा? ईस्ट। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको, बाकी सब तो आपको समझाने के लिए था कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहां से लिया जाता है, तो वो लिया जाता है 82.5 डिग्रीज ईस्ट से लिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो टाइम है ये इस 0 डिग्री जहां पे विश्व की घड़ी है, पूरी पृथ्वी की घड़ी है, उससे कितना घंटे आगे है? 5.5 आवर्स आगे है, 5.5 घंटे आगे है ना। आगे क्यों है? क्योंकि सन पहले कहां उगता है? ईस्ट में उगता है। तो यानी कि ईस्ट वाला हिस्सा 0 डिग्री से पहले सन की लाइट रिसीव करेगा, यानी कि दिन यहां पर पहले होगा यहां के मुकाबले। ठीक है, तो हमारा जो टाइम है, या इसको इस तरह समझ लो सिंपल वे में कि ईस्ट जाने पर टाइम ऐड होगा और वेस्ट जाने पर टाइम माइनस होता है। बस इतना समझ लो। अगर आप 0 डिग्री से ईस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा? ऐड होगा। तो जैसा हमने देखा कि 5.5 घंटे का डिफरेंस है, 5.5 आवर्स का डिफरेंस है, किसके बीच में? ग्रीनविच से लेके इसके बीच में। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, आपको क्वेश्चन जो आएगा कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कौन सा लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है, तो वो लॉन्गिट्यूड कौन सा है? 82.5 डिग्रीज है। और ये कितने घंटे आगे है? 5.5 आवर्स आपका आगे है। यानी कि अगर लंदन में इस समय दिन के 12 बजे हैं तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? 5.5 घंटे आगे का टाइम। यानी कि इंडिया में इस समय टाइम हो रहा होगा 5:30 PM। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन क्या है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है? 82.5 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड है। और ये कितना घंटे आगे है? तो 5.5 आवर्स ये किससे आगे है? ग्रीनविच टाइम से आगे है। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये लाइन है 82.5 डिग्रीज लाइन, ये जो हमारी घड़ी है वो सेट कहां से होती है? तो ये सेट होती है बच्चों यूपी के मिर्जापुर से। ठीक है, ये कहां सेट होता है? यूपी के मिर्जापुर। और पहले बहुत सारी बुक्स में आप पढ़ोगे इलाहाबाद का नैनी। ये 2 जगह है जहां से आपकी वॉच सेट होती है। तो अगर आपकी घड़ी में अभी कुछ भी टाइम हो रहा है, मोबाइल में कुछ भी टाइम हो रहा है, तो ये सारा का सारा टाइम कहां से सेट किया गया है? मिर्जापुर से या फिर इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो 82.5 डिग्रीज जो आपका लॉन्गिट्यूड है ये कितने स्टेट से गुजरता है? तो इसको याद करने का बच्चों एक शॉर्टकट है, इसको हम कहते हैं, देखो यू कॉमा। शॉर्टकट क्या है? यू कॉमा। यू से हो गया यूपी, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ओ से हो गया ओडिशा, एम से हो गया एमपी और ए से हो गया आंध्रा। ठीक है, आपने एड्रेस खोली होगी, फटाफट से इन स्टेट्स को देखो जैसा आपको ये समझ में आ रहा है कि ये लाइन ना सीधी नहीं होगी, इसमें कर्व होगा। तो कर्व होते होते लाइन इन स्टेट से गुजरती है। यहाँ पर ए में कंफ्यूज नहीं होना और यू में कंफ्यूज नहीं होना। उत्तराखंड से लाइन नहीं गुजरती है। कहां से गुजरती है? यूपी से। इसीलिए बोल रहा हूं एटलस साथ में लेके बैठो। फर्स्ट पेज पे इंडिया का मैप होता है, वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो
क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में आएगा कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी कि 82.5 डिग्रीज जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया के कितने स्टेट से गुजरता है। तो कितने स्टेट से गुजरेगा? आपके U, 5 स्टेट से, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? चलो, इसको साथ साथ याद भी करना है और लिखते भी रहो, ठीक है? जो भी लिखा रहा हूं साथ साथ इसको लिखते रहिए, ठीक है? और वैसे ही डिटेल ना किसी भी किताब में आपको अवेलेबल रहेगी। एनसीईआरटी का कोई बुक ले लो ज्योग्राफी का, वहां सारी की सारी चीजें आपको क्या रहेंगी? अवेलेबल रहेंगी। चलो, तो स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी हो गया आपका, टॉपिक ऑफ कैंसर भी आपका हो गया। अब इंडिया की बाउंड्री कितनी है ना? कितना 1000 किलोमीटर इंडिया का आपका आउटलाइन है, जैसे ये आउटलाइन है ना? तो अगर मैं बात करूं, देखो बाउंड्री 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होता है बच्चों लैंड बाउंड्री, एक तो होता है लैंड बाउंड्री और दूसरा होता है सी बाउंड्री, है ना? लैंड बाउंड्री और सी बाउंड्री। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर्स, यानी कि ये वाली बाउंड्री जो है, ये ऐसे वाली जो किसी समुद्र से नहीं लगती है, वो कितनी है? 15,200 है। और सी बाउंड्री जो है ये है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है? यानी कि ये जो सी बाउंड्री है। और इसमें बच्चों सुनो, इसमें अंडमान निकोबार भी और लक्षद्वीप सभी के सभी शामिल हैं, ठीक है? तो इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी? इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? 6.61722 तो 22,716.6 किलोमीटर क्या है? इंडिया की क्या है? टोटल बाउंड्री है। नाउ आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, क्योंकि आपने एटलस खोली हुई है, तो एटलस में मुझे कमेंट करके ये बताना कि इंडिया के कितने ऐसे स्टेट हैं जो सी बाउंड्री बनाते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? कितने ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो सी बाउंड्री बनाते हैं, यानी कि सागर से लगते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? नाउ अब हम बात करते हैं, जरा इसको हम लेते हैं। तो ये 15,200 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, ये किसी न किसी कंट्री के साथ लगती है। नाउ यहां से आपका क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिया सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है। फिर आपको कभी कभी ये भी होता है कि जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयरिंग नेशन होता है उसको हटा देते हैं ऑप्शन से। फिर आपके सामने समस्या कि अब इसको कैसे करें। तो बच्चों इसके लिए बड़ा अच्छा सा शॉर्टकट है, बहुत शानदार शॉर्टकट है, बिल्कुल आपकी एज के जैसा, जैसे तुम हो अभी बचपन में, बिल्कुल तुम्हारी एज के जैसा एक शॉर्टकट है तुम्हारे लिए। और इसको हम कहते हैं, देखो बचपन, जैसे तुम हो बचपन में हो अभी, बचपन में, और बचपन में तुमने क्या कर लिया? MBA कर लिया हो। ये शॉर्टकट है, इसको याद रखने का, ठीक है? शॉर्टकट क्या है और क्या याद रखने के लिए इस्तेमाल होता है शॉर्टकट? ये शॉर्टकट इसको इस्तेमाल में रखने के लिए, याद रखने के लिए इस्तेमाल होता है कि इंडिया की बाउंड्रीज किलोमीटर के हिसाब से किससे ज्यादा मिलती है, किससे कम, किससे कम, किससे कम, ठीक है? तो देखो बा से हो जाएगा बच्चों बांग्लादेश, यानी कि इंडिया सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। यहां है बेटा बांग्लादेश, ये पूरी की पूरी बाउंड्री कौन सी है? बांग्लादेश की बाउंड्री है। और इसका ये कितना किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर्स। बस आपको इतना याद रखना है, सबसे ज्यादा वाले की और सबसे कम वाले का नंबर आपने याद रखना है, अदरवाइज आपको सिमेट्री में बनाकर दे रहा हूं। उसके बाद देखो बच्चों, बचपन, चा से क्या हो जाएगा? चाइना, यानी कि सेकंड जो इंडिया की बाउंड्री लगती है सबसे ज्यादा, वो किसके साथ है? चाइना के साथ है। यहां तक है, माफ करना, नीचे नेपाल है ना? यहाँ आपका क्या है? नेपाल है। तो ये वाली बाउंड्री, ये नेपाल आ गया, फिर देखो ये सिक्किम है यहाँ पर, यहाँ भूटान आ गया, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया यहाँ पर। तो यहाँ तक क्या लगती है? इंडिया की बाउंड्री चाइना के साथ लगती है। दूसरा है बच्चों पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसे हम जानते हैं कहाँ पर है? हमारे वेस्ट साइड में है। तो ये बाउंड्री जो है हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद है बच्चों ना से नेपाल। तो नेपाल कहाँ है? नेपाल यहाँ है, यहाँ है नेपाल। अब देखो एटलस का फायदा क्या होगा बच्चों, आपके पास एटलस है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा
कि कौन सा स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, बनाता है, कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है, नहीं बनाता है। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों तभी सॉल्व होंगे जैसे मैंने आपसे कहा कि एटलस लेकर बैठना है साथ में ज्योग्राफी में, ठीक है। तो अगर आप बिना एटलस के रहोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मे को हमने करना है बच्चों साइलेंट। एम से कौन सा कंट्री है, यहां पर एक कंट्री है, इसका नाम है म्यांमार, एम फॉर म्यांमार। उसके बाद बी से देखो यहां एक कंट्री है जिसे कहते हैं भारत का दोस्त, जो हमें भारत का दोस्त कहता है, या सॉरी जो हमें अपना दोस्त कहता है, ये है भूटान। और ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा है 106 किलोमीटर्स। ये जो बाउंड्री है हमारी किस साथ मिलती है, आपके अफगानिस्तान के साथ मिलती है, और कितनी है हमारी 106 किलोमीटर्स है, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं, मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया बचपन में एमबीए, और बचपन में एमबीए का जो शॉर्टकट है ये बात करता है कि हमारी जो इंडिया है, कंट्री जो है हमारा देश, वो कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे ज्यादा के साथ करता है, सबसे कम के साथ करता है। तो मैंने आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखाया है। सबसे ज्यादा जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं, अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद शॉर्टकट है बचपन में एमबीए, बड़ा अच्छा शॉर्टकट है आप लोगों के लिए ना। और 4 से क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा पाकिस्तान, 9 से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। आपको सबसे ज्यादा वाले की और सबसे कम वाले की जो बाउंड्री शेयरिंग किलोमीटर्स में है वो भी मैंने बता दिया है। जैसे 4096 बांग्लादेश के साथ है और 106 के साथ है आपके अफगानिस्तान के साथ है। तो ये था इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन, जो आपके टॉपिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कल जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेट्स वगैरह, जो इंडियन स्टेट है, कौन सबसे बड़ा स्टेट है, कौन सबसे छोटा आपका स्टेट है, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कौन कौन से स्टेट किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वैसे आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको टास्क दिया है ना। इसके साथ साथ सी के साथ बाउंड्री कौन से स्टेट आपके बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, एग्जाम दूर नहीं है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उसको रिवाइज कर ले, और साथ साथ एटलस में और कॉपी में आपका लिखते रहें। तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे। नमस्कार।